तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक तरह से भाषा की जासूसी करने जैसे हैं। हाँ हाँ, भाषा की जासूसी, ये अच्छा कहा। हाँ, मतलब हम सब इससे रोज इस्तेमाल करते हैं पर कभी सोचते नहीं कि ये है क्या, कहाँ से आई, काम कैसे करती है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। विषय है भाषा विज्ञान। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष से बना है, जिसका मतलब है बोलना, अपनी बात कहना। और विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। हाँ, तो भाषा का विशेष ज्ञान। और ये विशेष इसलिए है क्योंकि हम कुछ बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं। पहली भाषा क्या थी, ये बनी कैसे, और ये समय के साथ बदलती क्यों है? एग्जैक्टली यही सब सवाल भाषा विज्ञान का, यूं कहिए कि उसका मूल है। हमारे स्रोत में महाकवि दंडी का एक श्लोक है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से कहता है। इदमंथन तमः कृत्स्नम जायते भुवनत्रयम् यदि शब्दाभयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। वाह। मतलब अगर ये शब्द, ये भाषा की रोशनी न होती तो ये पूरी दुनिया घने अंधेरे में डूब जाती। ये बहुत गहरी बात है। सोचिए, हमारा सारा इतिहास, सारा ज्ञान, सब कुछ बस इसी भाषा के धागे से हम तक पहुंचा है। तो चलिए इसी रोशनी के विज्ञान को और समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। स्रोत एक बड़ी बहस सामने रखते हैं। भाषा विज्ञान कला है या विज्ञान? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे चित्रकला एक कला है और भौतिकी एक विज्ञान है, तो ये किस खेमे में आता है? देखिए, स्रोत के हिसाब से कला की कुछ पहचान होती है। पहली तो ये कि उसका संबंध दिल से होता है, हमारी भावनाओं से। अच्छा। और उसका मकसद होता है मनोरंजन करना या सुंदरता का एहसास कराना। और वो बहुत व्यक्तिपरक होती है। मतलब जो पेंटिंग मुझे पसंद है जरूरी नहीं आपको भी पसंद है। बिल्कुल। लेकिन भाषा विज्ञान इन पैमानों पर खरा नहीं उतरता। हाँ, स्रोत साफ कहते हैं कि इसका ताल्लुक बुद्धि से है, भावनाओं से नहीं। इसका काम ज्ञान की प्यास बुझाना है, मनोरंजन करना नहीं। तो इस हिसाब से ये कला तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ विद्वान इसे पूरी तरह से विज्ञान मानने में भी हिचकते हैं। अच्छा, पर क्यों? अगर ये कला नहीं है तो फिर विज्ञान ही होगा ना। उनका तर्क ये है कि विज्ञान के नियम पत्थर की लकीर होते हैं, जैसे 2 और 2 4। ये हमेशा हर जगह सच होगा। पर भाषा विज्ञान के नियम उतने पक्के नहीं होते। उनमें हमेशा अपवाद की गुंजाइश रहती। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूज कर रही है। मतलब, क्या इसलिए कि हम इंसानों की भाषा की बात कर रहे हैं जो कभी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकती? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका कच्चा माल इंसान और समाज है जो बदलता रहता है। लेकिन स्रोत एक बहुत मजबूत तर्क देता है कि ये विज्ञान ही है। कैसे? हमें विज्ञान का सही मतलब समझना होगा। विज्ञान का मतलब अटल सत्य नहीं है। विज्ञान सत्य को खोजने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे भौतिकी में भी तो न्यूटन के बाद आइंस्टीन आए, इसका मतलब ये तो नहीं कि न्यूटन का काम विज्ञान नहीं था। ठीक यही बात। वो उस समय का सबसे बेहतर सत्य था। भाषा विज्ञान में भी ऐसा ही होता है। स्रोत में ग्रिम नियम का उदाहरण है। हाँ, मैंने पढ़ा। वो एक स्थापित नियम था। बाद में ग्रासमैन और वर्नर जैसे विद्वानों ने उसमें कुछ सुधार किए। तो नियमों में सुधार होना विज्ञान का विरोध नहीं है, बल्कि यही तो शुद्ध विज्ञान है। विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। और अब तो जमाना भी बदल गया है। स्रोत बताते हैं कि बाकायदा प्रयोगशालाएं बन रही हैं, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। निश्चित रूप से। तो जब हम समाजशास्त्र को विज्ञान कह सकते हैं, तो भाषा विज्ञान को क्यों नहीं? ठीक है, तो ये तय हुआ कि हम एक विज्ञान की ही बात कर रहे हैं। तो अगर ये एक विज्ञान है, तो फिर इसके अध्ययन के कुछ खास तरीके भी होंगे। मतलब कोई भाषा शास्त्री शुरू कहाँ से करता है? बहुत अच्छा सवाल है। भाषा इतनी विशाल चीज है कि उसे समझने के लिए अलग-अलग चश्मों की जरूरत पड़ती है। स्रोत में मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार, ठीक है। पहला है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, ये किसी चीज का वर्णन या विवरण देता होगा। बिल्कुल। मान लीजिए कोई आज के जमाने की हिंग्लिश पर रिसर्च कर रहा है। अच्छा, जो हम व्हाट्सएप पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो वो ये देखेगा कि लोग OMG कहाँ लगाते हैं, लिटरली का मतलब कैसे बदल गया है। वो बस उस भाषा का उसी एक पल का एक स्नैपशॉट ले रहा है। वाह, एक एक्सरे की तरह। वो ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत, बस बता रहा है कि ऐसा है। एकदम सही। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण अष्टाध्यायी। उन्होंने हजारों साल पहले अपने समय के संस्कृत का इतना सटीक वर्णन किया कि आज भी दुनिया हैरान है।
ठीक है, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। ये वर्णनात्मक से एकदम उल्टा है। ये स्नैपशॉट नहीं लेता बल्कि भाषा की पूरी फिल्म देखता है। पूरी फिल्म? मतलब? समय के साथ जो बदलाव आए वो सब। हाँ, जैसे संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, हाँ, और फिर अपभ्रंश से होते हुए आज की हिंदी तक का जो सफर है। ये पूरा सफर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का विषय है। बिल्कुल। इसके लिए प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में सुराग ढूंढे जाते हैं। अच्छा, अब आता है तीसरा प्रकार, जो मुझे सबसे मजेदार लगता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। ये वाकई जासूसी वाला काम है। हाँ, क्योंकि यहीं से वो सारी बातें निकलती हैं ना कि संस्कृत और जर्मन भाषा में इतनी समानताएं कैसे हैं। ये भाषा की डीएनए टेस्टिंग जैसा है। इसमें दो या दो से ज्यादा भाषाओं को आमने सामने रखकर उनकी तुलना की जाती है। मकसद होता है ये पता लगाना कि क्या वे एक ही परिवार की हैं। और स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत सर विलियम जोन्स ने की थी, जब उन्हें पता चला कि संस्कृत का पितृ लैटिन के पैटर जैसा है और मातृ मैटर जैसा। वो एक क्रांतिकारी खोज थी। उसने पहली बार वैज्ञानिक रूप से साबित किया कि भारत से यूरोप तक की कई भाषाएं एक ही पूर्वज भाषा से निकली हैं। वाह! और चौथा और आखिरी प्रकार, संरचनात्मक भाषा विज्ञान, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक मशीन के पुर्जे खोलकर देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि पुर्जा क्या करता है, बल्कि ये देख रहे हैं कि वो दूसरे पुर्जों से कैसे जुड़ा है। अच्छा, तो ये भाषा में शब्दों के अर्थ पर नहीं, बल्कि उनके आपस के रिश्ते और सिस्टम पर ध्यान देता है कि वाक्य कैसे बनता है, उसके नियम क्या हैं। एकदम सही। स्विट्जरलैंड के द सस्योर को इसका जनक माना जाता है और स्रोत कहता है कि इसके निष्कर्ष गणित की तरह ही निश्चित होते हैं। वाह! तो ये 4 अलग-अलग चश्मे हैं भाषा को देखने के। लेकिन मैं सोच रही हूँ, एक आम इंसान के लिए इसका क्या फायदा? ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये सबसे जरूरी सवाल है। और स्रोत के अनुसार इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये हमारी जिज्ञासा को शांत करता है। भाषा ही तो है जो हमें इंसान बनाती है। ये तो है। दूसरा, ये हमें अपनी संस्कृति और इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। भाषा एक टाइम कैप्सूल की तरह है। मतलब शब्दों के इतिहास से हम अपने समाज का इतिहास जान सकते हैं। बिल्कुल। और जाहिर है ये किसी भी भाषा को सीखने और सिखाने का सबसे वैज्ञानिक तरीका भी है। स्रोत में एक और बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि ये एकात्मकता की अनुभूति कराता है, एकता का एहसास। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये इसका सबसे गहरा पहलू है। जब आप देखते हैं कि हिंदी का मात्र, अंग्रेजी का मदर और जर्मन का मुटर एक ही जड़ से निकले हैं, तो आपको एहसास होता है कि हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, ये भाषाओं की दीवारें तोड़कर हमारे साझे इतिहास को दिखाता है। ये भाषाई घमंड को कम करता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो अंत में सार यही है कि भाषा विज्ञान वो शास्त्र है जो भाषा की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास और यहाँ तक कि उसके खत्म होने तक की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। तो आज की इस चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और हमारे दिमाग का एक जिंदा नक्शा है। बहुत खूबसूरती से कहा आपने। और भाषा विज्ञान उस नक्शे को पढ़ने की गाइड बुक है। हमने देखा कि ये कला नहीं, विज्ञान है। हाँ, एक विकसित होता हुआ विज्ञान। और हमने इसके अलग अलग तरीकों को भी समझा। और आखिर में ये भी कि ये हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है और एक तरह की वैश्विक एकता का एहसास कराता है। बिल्कुल। और इसी नक्शे को देखते हुए एक सवाल मेरे मन में रह गया है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। क्या? स्रोत में एक तरफ कहा गया है कि भाषा एक प्राकृतिक चीज है और दूसरी तरफ ये साफ है कि इसे इंसान समाज में रहकर बनाता और बदलता है। दोनों बातें। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर भाषा एक प्राकृतिक शक्ति है, तो हम इंसान जो इसे रोज बोलते हैं, इसके विकास पर असल में कितना नियंत्रण रखते हैं? क्या हम भाषा को बदलते हैं या फिर भाषा चुपचाप हमें बदल रही है?